Hello everyone. Today we will study in this video topic of does everyone have access to the courts means क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। In principle, all citizens of India can access the courts in this country. इन प्रिंसिपल भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है कि कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना बहुत मुश्किल साबित होता है। Legal procedure involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. कानूनी प्रक्रिया में न केवल बहुत पैसा लगता है और कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेजेस, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest legislation or PIL to increase access to justice। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, जिसे PIL भी कहा जाता है, की व्यवस्था विकसित की थी। It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्याय को पा सकें, इसको करने का प्रयास किया। The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने
कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पर भेजे गए पत्र या टेलीग्राम को जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided school is because of a PIL set? See the photos on the right and read the text below to understand how this came about. क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन जिसे मिड डे मील कहा जाता है दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। आगे कुछ में आपकी बुक में दाईं ओर आपके चैप्टर के राइट साइड में कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, कुछ इमेजेस हैं, उन्हें ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आगे की स्लाइड में उन सभी फ़ोटोग्राफ्स को वन बाय वन शो कर रही हूँ। फर्स्ट ये जो फोटोग्राफ है ये इन 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा meant that millions faced an acute shortage of food का है। मीन्स 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखा की वजह से लाखों लोगों को के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। ये सेकंड फोटोग्राफ जो है मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूँ चूहों की भेंट चढ़ गया था। इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा अनाज इस इमेज में दिख रहा है। ये थर्ड जो फोटोग्राफ है इन दिस सिचुएशन of hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. ये जो थर्ड फोटोग्राफ है इसमें बताया गया है कि इस स्थिति को देखते हुए पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जिसे PUCL के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया था और कहा गया कि उनके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट जो इमेज है इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट to provide food at cheaper prices through the government ration shops and to provide midday meal to children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government schemes. इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ऑर्डर दिया था कि फिर वो राज्य सरकार ने नए रोजगार पैदा करे और राशन की दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्त, जिन्हें फूड कमिश्नर कहा जाता है, उनको भी अपॉइंट किया था। फॉर द
common person access to courts in access to justice। कॉमन लोगों के लिए, जो सामान्य लोग हैं या आम आदमी हैं, उनके लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। द कोर्ट्स exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, एक्सप्लेन किया और आपकी बुक में है, आपकी चैप्टर में है, उसमें देखा अदालत ने ही संविधान के आर्टिकल 21 का एक्सप्लेन करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए they therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the मिड डे मील स्कीम। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता है, के साथ सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्टिविस्ट्स who work on issues concerning the right to shelter and housing for the people believe that the recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgments। उदाहरण के लिए, गरीबों के लिए जो आवास का अधिकार है जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों से बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिया गया हाल ही में जो फैसला था, पुराने फैसलों के विरुद्ध है। While recent judgments tend to give the slum dwellers as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tallis West Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसले जो कि 1980 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला था, उसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। द फेस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड is often used to characterize this extended time period that courts take। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens।
the members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. मीन्स इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। यहाँ जो आज की इस वीडियो में आपका टॉपिक था, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, यह कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज taught in today's video. Thank you for watching.